हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक नया टॉपिक एस्टॉपल यानी कि विबंधन, जो कि सेक्शन 115 115 से 117 तक डिफाइन किया गया है। सेक्शन 115 से 117 में जो एस्टॉपल है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ये सिविल मामलों पर लागू होता है। एविडेंस एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों पर अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों ही मामलों में जो भी साक्ष्य, जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो इसी एक्ट के थ्रू लाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं एस्टॉपल। एस्टॉपल सेक्शन 115 से 117। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्टॉपल चीज क्या होती है। एस्टॉपल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एस्टॉपल विबंधन विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदर्शन से आबद्ध करता है। यानी कि अगर मैंने कोई कार्य कर दिया है, कोई ऐसा व्यपदेशन या ऐसा कुछ कह दिया है कि मेरे कहने के अनुसार किसी व्यक्ति ने उस कहे पे विश्वास करके और कोई एक्ट कर लिया है, तो उसके बाद में मैं ये कह के मुकर नहीं सकती कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था या मुझे वो करने का राइट ही नहीं था। तो कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, जिससे वो एस्टॉपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सबसे पहला तो इलिस्ट्रेशन हमारे बेयर एक्ट में दे रखा है कि एक व्यक्ति को जो उसकी भूमि नहीं थी, उस समय जिस समय वो उसने उसे बेचा, उस समय उसकी वो भूमि नहीं थी और उसने एक व्यक्ति को ये कहा, ये घोषणा की कि मैंने ये भूमि मुझे बेचनी है, इस भूमि का स्वामी मैं हूं। तो किसी व्यक्ति ने उसके इस कहे पर, व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए पैसे वैसे दे दिए, रजिस्ट्री वगैरह सब करवा ली और उस भूमि को खरीद लिया, जबकि उस व्यक्ति को जिसने ये कहा था कि भूमि मेरी है, उसे बेचने का उसे राइट ही नहीं था। बाद में वो भूमि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को मिल जाती है जो कि उसको बेचता है, यानी कि जो विक्रेता होता है उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब विक्रेता ये नहीं कह सकता कि जिस समय मैंने तुम्हें वो प्रॉपर्टी बेची थी, उस समय तो मुझे प्रॉपर्टी बेचने का राइट ही नहीं था, तो ये जो डील थी वो कैंसिल हो गई और मुझे वो प्रॉपर्टी अब बेचनी नहीं है। तो यहाँ पर उसको, जो विक्रेता है, उसको क्रेता स्टॉप कर देगा कि नहीं, आपने कहा था, आपके कहे पर मैंने विश्वास किया था और उस विश्वास के अनुसार ही मैंने एक्ट भी कर लिया, तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। अब आप अपने वचन से आबद्ध है, अपनी घोषणा से, अपने व्यपदर्शन से आबद्ध हो चुके हैं। तो ये होता है एस्टॉपल। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 3-4 प्रॉपर्टी है और उसका इकलौता पुत्र है बी। इसके पास में अभी 1 2 3 प्रॉपर्टी तो उसके पास में है, यानी उसके पिता ने 3 प्रॉपर्टी तो उसको पहले से ही दे दी, पर एक प्रॉपर्टी नहीं दी। इसने ये प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी, जबकि इस प्रॉपर्टी का अभी तक वो ऑनर था नहीं। उसका ऑनर कौन था? उसका पिता था। अब उसने ये प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी, तो उसने भी ये सोचा कि भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, इसके बाप के पास 4 प्रॉपर्टी है, तो 3 तो उसके पास है और शायद ये चारों उसी की ही होगी। तो वो ये विश्वास रखते हुए, सद्भावना पूर्वक ये विश्वास रखते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। उसके पिताजी के, बी के फादर के मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी भी, जो प्रॉपर्टी तब नहीं थी जब उसने सेल की थी, बाद में ये प्रॉपर्टी
वो भी प्रॉपर्टी बी को मिल जाती है। अब बी ये नहीं कहेगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, अब वो सी को ये नहीं कह सकता कि मुझे तो ये प्रॉपर्टी बेचनी ही नहीं है, ये तो उस समय जिस समय मैंने बेची थी मेरी थी ही नहीं। और बेचने का, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, सेल करने का राइट उसी व्यक्ति को होता है जो कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में ऑनर होता है, या जिसको ये पावर दी गई होती है कि आप वो प्रॉपर्टी को बेच दो। कोई भी थर्ड पर्सन जिसको उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, वो प्रॉपर्टी वो नहीं सेल कर सकता। तो अब अगर बी इसको कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने बेची थी उस समय मेरी नहीं थी, तो ये प्रॉपर्टी तुम मुझे वापस दे दो, मुझे नहीं बेचनी, तो यहां सी एस्टोपल के सिद्धांत के अनुसार उसको बाउंड कर देगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो अब मेरी हो गई है, क्योंकि तुमने विश्वास करके ये बात कही थी और मैंने विश्वास से तुम्हारी बात ग्रहण की थी और उसके अनुसार मैंने कुछ एक्ट भी कर लिया, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, तो अब इस प्रॉपर्टी को तुम वापस नहीं ले सकते और तुम अपनी बात से अब बाउंड हो, आबद्ध हो। ये हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर किसी चीज गुड्स को, सामान को अगर कहीं हम बाहर भेजते हैं तो उसकी कीमत लिख देते हैं। ट्रांसपोर्ट से अगर कहीं बाहर भेजते हैं तो उसकी कीमत लिखते हैं कि इसमें इतने सामान था जिसकी कीमत, मान लो कोई सामान अगर ए बाहर भेज रहा है बी के पास में कि, और उसको ये गुड्स कैरियर के हिसाब से भेज रहा है, तो वहां पे लिखा जाता है कि सामान की कीमत कितनी होगी, तो वो लिख देता है कि 1000 रुपए का सामान है। अब वो सामान बाई चांसली खो जाता है, तो वो अब उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये नहीं कह सकता कि उस सामान की कीमत तो भाई 10,000 रुपए थी, क्योंकि उसने कितनी कीमत भरी थी, 1000 रुपए, तो अब वो उस बात से मुकर नहीं सकता है, क्योंकि जो उसने कहा है उसी के हिसाब से कार्य हुआ है, तो वो अब अपनी बात से आबद्ध ही रहेगा। तो ये है एस्टोपल, जहां पे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य कर लिया जाता है किसी के कहने के अनुसार और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो बाद में उस व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाता। अब हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि कोई व्यक्ति घोषणा द्वारा या कोई कार्य करके, ये कार्य का लोप करके अगर कोई व्यपदेशन करता है, अगर कोई व्यक्ति घोषणा द्वारा, कार्य द्वारा या कार्य का लोप करके कोई व्यपदेशन करता है और उस व्यपदेशन से, और वो व्यपदेशन कैसा होना चाहिए कि किसी वर्तमान तथ्य के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए कि आज मेरे पास ये प्रॉपर्टी है तो मैं तुम्हें सेल कर रहा हूं, आज इस सामान की कीमत ये है तो मैं उसे बेच रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जिस तथ्य के वो बारे में वो बात कर रहा है वो भविष्य का हो, भविष्य के तथ्य की बात यहां नहीं चलेगी, जो तथ्य आज वर्तमान में मौजूद है उसके बारे में उसने कोई व्यपदेशन किया हो। थर्ड पॉइंट, व्यपदेशन ऐसा हो जिससे किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अन्य व्यक्ति उस व्यपदेशन पे विश्वास कर ले। अब गुड्स कैरियर वाले भेजेंगे, अगर कोई सामान भेजेंगे और वो कहेगा कि हाँ ये 1000 रुपए का है, तो वो तो उसी हिसाब से उसको, अगर उस पर कोई ड्यूटीज लगती है तो उस हिसाब से लगाएगा और उस बात पर वो विश्वास करेगा। यानी कि ऐसा व्यपदेशन हो कि कोई अन्य व्यक्ति उसके उस व्यपदेशन पे विश्वास करते हुए कोई कार्य करेगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यपदेशन पर विश्वास किया जाए। मैंने जैसे बताया, कोई व्यपदेशन करता है कोई व्यक्ति और उसके व्यपदेशन करने के बाद में कोई अन्य व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, उस पर पूरा फेथ करता है और उस फेथ के बाद में और उस फेथ के फलस्वरूप क्या करता है, वह जो अपनी पूर्व की स्थिति होती है उसमें परिवर्तन कर लेता है। अब किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी जो उसकी नहीं है वो बेचने के लिए कह देता है,
तो सामने वाला जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदना है वो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या करेगा, वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कुछ रजिस्ट्री वगैरह करवाएगा, कहीं से पैसा लेगा, उसको पैसे का पेमेंट भी करेगा, कुछ पेंडिंग छोड़ेगा, हो सकता है सारा कर दे, कहीं से लोन लेगा। तो वो अपनी उस एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो उसने किसी अन्य व्यक्ति ने व्यपदेशन देकर बताई है, खरीदने के लिए अपनी पूरी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है और उस व्यक्ति को, और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने परिवर्तन किया है ना, उस व्यक्ति को एक्चुअल सिचुएशन का पता भी नहीं होता। अगर उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की नहीं है और जानते हुए जानबूझकर अगर वो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, यानी कि उसे एक्चुअल फैक्ट्स का नॉलेज है और उसके बावजूद भी अगर वो उसको खरीदता है तो एस्टॉपल का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि उसके बाद में वो बाउंड नहीं करवा सकता। और कहा नहीं करवा सकता, गवर्नमेंट की अगर कोई कार्य है, गवर्नमेंट की कोई योजना चल रही है और अचानक से कोई रीजन आ जाता है, गवर्नमेंट कहती है चलिए ये योजना हम बाद में लागू करवाते हैं, तो गवर्नमेंट को एस्टॉपल का नियम वहां पर लागू नहीं होता है। वो ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं तुमने तो ऐसा कहा था तो करो, नहीं, गवर्नमेंट के मामले में एस्टॉपल का नियम लागू नहीं होता। ये तो है इनके एसेंशियल एलिमेंट। एक और, अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है तो वहां क्या स्थिति रहेगी? अगर बोलना कर्तव्य है किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति मौन है और जहां उसका बोलने का कर्तव्य बनता है और वहां अगर वह नहीं बोलता तो इसका मतलब वह उसका सहभागीदार है, वह भी वह व्यपदेशन ही कर रहा है। जैसा कि एक लड़के ने एक प्रॉपर्टी सेल की, अब उसके पिताजी माताजी पास ही खड़े थे, माताजी, और वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इसको बेचने का राइट नहीं है, और उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसने बेच दी, सारे कागज वागज सब रेडी हो गए। उसके बाद में उसकी माताजी बोलती है अरे नहीं ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, इसको बेचने का अधिकार ही नहीं है। तो जब उसके सामने ये सारा एक्ट हो रहा था तब अगर वो नहीं बोला, जहां उसको बोलने का राइट था, उसको पता था कि प्रॉपर्टी सेल हो रही है, मेरे सामने हो रही है, तो उसे उसी समय रोकना था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको बेचने का मेरे बेटे को कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो उसके सामने वो कुछ नहीं बोलती है तो वह भी व्यपदेशन ही माना जाएगा। जहां बोलना, जहां मौन रहना गलत है, जहां बोलना उसका कर्तव्य था और वहां मौन रहता है तो वह भी एस्टॉपल के नियम में आ जाएगा, तो उसको भी विबंध किया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिए एस्टॉपल के जो भी नियम है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है कि इसमें क्या क्या चीजें आएगी। इसका एक मेजर केस है पिकार्ड्स वर्सेस सीयर्स। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था, किसी व्यक्ति ने के व्यपदेशन से अन्य व्यक्ति ने अपनी स्थिति में पूरा परिवर्तन कर लिया, तो परिवर्तन करने के बाद उसको वहां पर बाउंड कर दिया जाएगा, पुनः ये बोलने से कि मेरे को ऐसा राइट था ही नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये है एस्टॉपल। एस्टॉपल किस लिए आया? ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी कपट ना कर सके। एक बार तो कुछ भी कह दिया और इस हिसाब से अन्य व्यक्ति ने कोई एक्ट कर लिया और बाद में वो कह दे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, ये तो मुझे राइट ही नहीं था। तो यहां पर ऐसे मामलों को, ऐसे चीजों को रोकने के लिए एस्टॉपल का सिद्धांत लेकर आए हैं। एस्टॉपल के कुछ टाइप्स भी हैं, तो आज उन टाइप्स को हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आप सबसे पहले ये नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल के कौन कौन से टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहला टाइप्स आता है अभिलेख
विबंध। अभिलेख विबंध न्यायालय से उत्पन्न निर्णय पर आबद्ध होता है। क्या है? ऐसा ही सेक्शन 11 में सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि एस्टॉपल सिविल मामलों पर लागू होता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, इसी टाइप का ही है। उसके फैक्ट्स भी इससे बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तो यहां पर अभिलेख विबंध पर अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई निर्णय किसी मामले पर दे दिया है और अगर वह निर्णय अंतिम है, अंतिम यानी कि जिसकी अपील या तो बाढ़ हो चुकी है, लिमिटेशन बाढ़ हो चुकी है, या अपील में फाइनल डिसीजन आ चुका है, तो जब अंतिम निर्णय आ चुका है तो उसी मामले को पुनः न्यायालय में उन्हीं पक्षकारों के द्वारा नहीं लाया जा सकता। अब जो निर्णय आ गया उस निर्णय से वो आबद्ध हैं। तो ये है अभिलेख विबंध। न्यायालय के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उससे वे दोनों ही पक्षकार आबद्ध होंगे। और कुछ इसी टाइप का सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा प्राग न्याय का सिद्धांत, ये सीपीसी के अंदर बताया गया है। तो ये है अभिलेख विबंध, जहां पे न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय पर बाध्यता रहती है। पर क्या उसमें फैक्ट्स भी वही होने चाहिए, पार्टीज भी वही होनी चाहिए और जजमेंट अंतिम रूप से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अभिलेख विबंध। अभिलेख विबंध क्या होता है? जहां दोनों पक्षकार बैठकर किसी वचन पत्र पर कुछ एस्टॉपल या विबंध लगा लेते हैं या कोई वचन लिख लेते हैं, तो उसके बाद में वह उस वचन से बाध्य होंगे। ये है अभिलेख विबंध। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आचरण विबंध। आचरण विबंध ही क्या है? ये है सेक्शन 115, जो भी हमने देखा था कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा व्यपदेशन किया अपनी किसी संपत्ति के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, और अन्य व्यक्ति ने उसके उस व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। तो अब उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, किस पर? उसके आचरण को देखते हुए परिवर्तन किया है, तो अब उसको वापस अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये है आचरण का विबंधन, जो कि हमने अभी अभी सेक्शन 115 में, जो कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में हमने देखा था, वही है आचरण विबंध। नेक्स्ट पर आते हैं हमें निर्वाचन विबंध। निर्वाचन विबंध का मतलब, मान लीजिए कि मुझे ये कहा है कि तुम अभी और नौकरी करना चाहते हो, गवर्नमेंट नौकरी में अभी और रहना चाहते हो, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहते हो। मैं अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट चूज करती हूं। ठीक है, अब उसके बाद में मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं, मुझे तो रिटायरमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो नौकरी और करनी है। ये चूज किसका था? इलेक्शन किसका था? इलेक्शन मेरा स्वयं का था। तो अगर मैंने ऐसा कर लिया है, तो अगर मैंने ये चूज किया है, तो गवर्नमेंट ने इसके प्रोसीड में आगे कुछ एक्ट भी किया है मेरे इस कहने पर, इस विश्वास करने पर, तो उन्होंने कुछ एक्ट किया है। तो अब मैं वापस ये बात नहीं कह सकती कि नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे रिटायरमेंट नहीं लेना है। यही फैक्ट्स इस केस में डिसाइड हुए थे। मोहम्मद कुतुबुद्दीन वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य 1969 का ये मामला है। इस मामले में यही था कि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट चूज किया और उसके बाद में वो उसने मुकर गया कि मुझे तो नहीं लेना, मुझे तो नौकरी करनी है। तो अब उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। उसने कह दिया तो अब तो उसको उसका खुद का ये
चुनाव था कि या तो ये ले लो या ये ले लो, तो अब उसने एक चीज चूज कर ली, तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं अब तो मुझे ये नहीं लेना, अब तो मुझे ये लेना है, तो ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं हम एक और केस पे, बनवारी लाल वर्सेज सुखदर्शन AIR 1953 का ये मामला है। इस मामले में कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि एस्टॉपल का जो नियम है वो वादी और प्रतिवादी इन दोनों पर ही अप्लाई होगा। इसका फायदा ये दोनों ही उठा सकेंगे, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन इसका फायदा नहीं उठा सकता है। अब मामला तो A और B में चल रहा है, तो या तो एस्टॉपल का नियम का फायदा ये उठाएगा या ये उठाएगा, पर ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं C आ जाए और वो कहे अरे नहीं नहीं उस समय इसने ये कहा था और उस समय इसने ये कहा था, तो ऐसा नहीं होगा। फायदा वादी या प्रतिवादी इन दोनों को ही मिलेगा, इन दोनों में से किसी थर्ड पर्सन को उसका बेनिफिट या उसका बाउंड दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो ये है एस्टॉपल के टाइप्स जिसको मैंने आपको बताया है। अगर मान लीजिए एक मामला था जिसके अंदर ये था कि किसी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी की गलती से जो उसको मार्कशीट दी गई थी उस मार्कशीट में नंबर थोड़े ज्यादा आ गए थे, ये गलती यूनिवर्सिटी की तरफ से थी, और उस मार्कशीट में जो उसके मार्क्स थे उस मार्क्स के हिसाब से उसको हायर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। अब यूनिवर्सिटी बाद में ये नहीं कह सकती कि हमसे तो गलती हो गई थी, हमने तो गलती से ये नंबर दे दिए थे, अब आप इसका एडमिशन कैंसिल करो और उसे बाहर निकाल दो। तो अब वहां पर एस्टॉपल का नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि उसने उसी मार्कशीट से गुड फेथ पर एडमिशन लिया था और वो उसके प्रोसेस में आगे एक्ट कर चुका था। अब यूनिवर्सिटी को जिससे गलती हुई है उसे वापस ये बात कहने नहीं दिया जाएगा कि हमसे गलती हुई है। हाँ, अगर कैंडिडेट खुद फर्जी मार्कशीट से अगर ऐसा एक्ट करता है तो यूनिवर्सिटी को राइट हो जाता है कि वो उसे निकाल दे, पर जहां गलती यूनिवर्सिटी की रहेगी या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रहती है तो वहां पर वही बाउंड होगा। तो हमने आज एस्टॉपल को अच्छे से देख लिया है, कहां कहां लागू नहीं होता ये जैसे मैंने आपको बताया था। अगर फैक्ट्स का एक्चुअल में पता है, दोनों पार्टीज को फैक्ट्स का पता है, तो वहां एस्टॉपल का नियम लागू नहीं होगा। दोनों को पता है तो लागू नहीं होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ है कि ऐसा ये होने पर ये होगा और ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, कुछ भी फला फला, तो वहां पर भी एस्टॉपल का नियम लागू नहीं होगा। तो ये एस्टॉपल के बारे में सारी बातें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।